क्या बोल देते हो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट यूजिंग द वर्ड्स। आप वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, और वर्ड्स के बिना आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हो। वो बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, गेस्चर्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है जी। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या है, टाइप है। तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके बारे में अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन कौन सी टाइप्स होती है और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, जो आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएं। सो कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, बिना बोले गए वर्ड्स, बिना लिखे गए शब्दों से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। नॉन वर्बल में क्या क्या आ जाता है? गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोजीशनिंग, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोल देते हो, एज वेल एज अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रीसुपोजिशन एंड कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब कोई भी चीज किसी भी तरीके से अगर वो किसी तरीके का मैसेज कन्वे कर रही है, किसी भी तरीके से अगर किसी मैसेज को कन्वे किया जा रहा है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम दे देते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बस आपका मैसेज है वो सामने वाले बंदे तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपका मैसेज है वो सामने वाले बंदे तक पहुंचना चाहिए, तो उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम दे देते हैं। यू कॉल इट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। The non-verbal communication is the process of conveying meaning without the use of words, either written or spoken। ना तो शब्द आप बोल रहे हो और ना ही कुछ लिख रहे हो। In other words, any communication made between two or more persons through the use of facial expressions, hand movements, body language and postures। तो ये सब क्या हो जाएगा? All these are the example of non-verbal communication। ये सब किसका टाइप है? ये सब non-verbal communication का टाइप। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या है, टाइप्स है। अब हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आप अपने चेहरे से भी हाव भाव से कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपनी बॉडी मूवमेंट से, बॉडी पोस्चर से भी कर सकते हो। गेस्चर्स आते हैं, आई कांटेक्ट है उसको यूज कर सकते हो, टच से, स्पेस से, वॉइस से और साउंड से। मतलब अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आप लोगों के दिमाग में आता है, जो भी कन्वे कर सकते हो, आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो क्या करने के लिए, अपनी बात को सामने वाले के पास पहुंचाने के। सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स 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 का मतलब क्या होता है? स्पेशियल डिफरेंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको आगे भी पढ़ेंगे। दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये भी डिसाइड करता है कि दो लोगों के बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, कि दो लोगों के बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा। जैसे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हो, वहां पर आपका डिस्टेंस कितना होता है। अपने मम्मी पापा के साथ बात करते हो तो वहां पर उनके साथ आपका डिस्टेंस कितना होता है। वहीं पर अगर आप मार्केट में हो, आप किसी अननोन पर्सन के साथ बात कर रहे हो, तो वहां का डिस्टेंस कितना होता है। तो ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों का कम्युनिकेशन, मतलब ये प्रॉक्सिमिक्स, जो प्रॉक्सिमिक्स है या जो प्रॉक्सिमिटी होती है, यहाँ दो लोगों के बीच में प्रॉक्सिमिटी को देख के हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? हम दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो दो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा,
कौन सा रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। देन आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब सिंपल आपकी बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से आपकी बॉडी मूव कर रही है। देन आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, जैसे किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को शाबाशी दे देना, टच की स्टडी, ह्यूमन टच। ह्यूमन टच की स्टडी को बोल दिया जाता है, ह्यूमन टच की स्टडी को बोल दिया जाता है। क्लियर है। देन आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी की शक्ल, किसी के कपड़े देख के ये भी गेस कर लेते हो ये क्या, जैसे अगर सफेद कोट पहना हुआ है तो आपको पता है कि डॉक्टर है, काला कोट पहना हुआ है तो लॉयर है, समझ रहे हो ना। स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है तो आपको पता है बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये किसी की अपीयरेंस से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उस बंदे के बारे में कि वो बंदा असल में किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। उसकी लुक के बेसिस पे आप ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वो दिखने में कैसा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को वहां पर नजर आती है। देन वोकलिक्स आ जाता है, यही सॉरी ओकुलेक्स। ओकुलेक्स आता है आंखों के द्वारा। ओकुलेक्स होता आइस, आंखें चढ़ाना, आंखें बंद करना, आंखें नीचे करना, आंखें ऊपर करना, मतलब किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन में आंखों का इस्तेमाल होता है, यस सर बिल्कुल होता है। देन आता है वोकलिक्स। वोकल्स का मतलब क्या होता है, वही जो आपकी वॉइस एनिमेशन है, कभी आवाज ऊंची कर दी है, कभी नीची कर दिया, कभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, कभी किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो ऐसे कम्युनिकेशन में हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। देन आता है ऑल्फैक्टिक्स, सेंस ऑफ स्मेल। कई बार क्या होता है कि आप सूंघ के भी आप किसी चीज़ का पता लगा लेते हो। जैसे अगर आपके घर में गैस की आपको स्मेल आ रही है तो आप उससे ये चेक कर सकते हो कि हो सकता है सिलेंडर है वो खुला रह गया है, या हमारा गैस है वो चालू रह गया। हो जाता है ना कई बार, आप अपने घर से आपको गैस की अजीब सी स्मेल आती है, आप बोलते यार कुछ लीक हो रहा है, उसको जाके चेक करो। देखा होगा आप लोगों ने। तो ये वही चीज है? ये वही चीज है, ये वही चीज है। ऑल्फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली सूंघने वाली, स्मेल वाली चीज है। कौन सी चीज है, जिसको सूंघते हो, जिसको आप स्मेल करते हो। वोकलिक्स का मतलब होता है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, जो पैरा लैंग्वेज में आप पढ़ते थे। किसमें, पैरा लैंग्वेज में। किसके अंदर, पैरा लैंग्वेज में। पैरा लैंग्वेज में, राइट। इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब क्या हुआ, टाइम इन द कम्युनिकेशन विच स्पीक अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ सेंडर रिसीवर लाइक पंक्चुअलिटी, द स्पीड ऑफ स्पीच। टाइम से मतलब क्या होता है, एक तो जैसे आप नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब क्लास शुरू करता हूं तो मैं मोस्टली ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस पे मैं टाइम पे ही क्लास शुरू करता हूँ, अनलेस अनटिल कहीं कोई टेक्निकल इशू हो जाए। अगर क्लास लेट हो रही है 5 मिनट तो भी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी रीज़न हो जाता है तो नहीं, मतलब आप 99.9% मान के चलते हो कि मैं पंक्चुअली होता हूँ। ठीक है, अगर क्लास नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं आप बता भी ना पाऊँ कि आज क्लास नहीं होगी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम से। तो अगर कोई, इससे आपको ये पता चलता है कि पंक्चुअलिटी है। अगर मेरा देखो, अगर सपोज करो मेरा हर रोज कैसा ही है, कभी मैं 5 मिनट लेट आ रहा हूँ, कभी मैं 10 मिनट लेट आ रहा हूँ। सपोज करो हर रोज मैं कम से कम 10 मिनट लेट आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं हर रोज 10 मिनट लेट आता हूँ तो 5-6 दिन लगातार आपने मेरी क्लास को अटेंड किया, आपको आपने एक चीज परसीव कर ली कि सर है वो हमेशा 10 मिनट लेट आते हैं। तो उसके बाद आप भी अपने आप ही आराम से क्लास में 5, 7, 8 मिनट के बाद आना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको क्या है, आपको ये पता चल गया है कि भैया चले जाएंगे, अगर टाइम से भी चले जाएंगे तो कौन सा सर ने क्लास टाइम पे शुरू कर देनी है, क्लास तो वही 10 मिनट के बाद ही शुरू होगी, तो इतना जल्दी जाके भी क्या करें, समझ लो ना। तो वो क्रोनोमिक्स है कि आपको वो कम्युनिकेशन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है या नहीं। जैसे इंडिया है, इंडिया में टाइम वैल्यू नहीं है। इंडिया के टाइम को लेके इतना घटिया कल्चर दुनिया के कल्चर
इंडिया के अंदर कोई फंक्शन होता है, जो बंदा सबसे एंड में आता है उसको चीफ गेस्ट टाइम पे आया हो, जो सबसे एंड में आता है, सबसे लास्ट में आता है, प्रोग्राम खत्म होने से जस्ट 5 मिनट पहले, उसको चीफ गेस्ट बना देते हैं, है ना? होता है नहीं होता? अब लेट आने वाले की जब इज्जत है तो फिर आप सोचो कि लोग टाइम पे क्यों जाएंगे। हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था, पंजाबी डे था कुछ, है ना? हमारे कॉलेज में किसी को पंजाबी में एंकरिंग नहीं आती थी, तो उस टाइम पे मैं नया नया कॉलेज में गया था, तो उस दिन एंकरिंग की ड्यूटी मेरे को दे दी कि आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, एंकरिंग में पहले से करता था तो मुझे पहले से पसंद थी। अब होता क्या था, जैसे मैं नया गया था वहां पर, कौन आ रहा है कौन नहीं, तो मेरे पास क्या आती थी, एक पर्ची आती थी, है ना, कि होता ना कि ये वाला बंदा हमारे बीच में आ गया है तो हम इनका स्वागत करते हैं, ऐसा होता है ना नॉर्मली। जिस बंदे के पास माइक होता है ना, उसको बार बार जाके ना लोग पर्चियां पकड़ाते हैं कि ये वाले पर्चे, अच्छा यार ये वाला बंदा आ गया, इसको इसका स्वागत कर दो, इसका स्वागत कर दो, इसका स्वागत, मतलब ऐसे होता था जो भी होता था। वो प्रोग्राम में मतलब 3-3.5 घंटे का वो प्रोग्राम था, 3.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली था, और जो हमारा चीफ गेस्ट आया वो 3 घंटे 15 मिनट के बाद आया। वो मुझे पर्ची देने भूल गया और मैं उसका स्वागत करना भूल गया। मैं तो तभी स्वागत करूंगा जब मेरे पास पर्ची आएगी। सोचो, सब लोगों का स्वागत कर दिया मैंने, चीफ गेस्ट का ही नहीं किया। दिल में सोच रहा सही हुआ, अबे जो बंदा 3.5 घंटे के बाद आ रहा है और ये मान एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो बंदा 3.5 घंटे से गला फाड़ रहा है स्टेज पे वो मेरा स्वागत करेगा। मैंने कहा बढ़िया हुआ, पर्ची ही नहीं है। बहुत इशू हुआ उसके बाद। डायरेक्टर मुझे बोला आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा मेरे को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि ये चीफ गेस्ट है। मैंने कहा जो मेरे को आके बताएगा, मेरे को किसी ने पर्ची नहीं दी, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि इसका स्वागत करना है, तो मैं क्यों करूँ? मुझे लगा होगा कोई ऐसे ही मुंह उठा के आ गया जो 3.5 घंटे बाद। तो इंडिया के अंदर टाइम का ये कंसेप्ट है, लोग टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, लोग टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर फॉरेन में चले जाते हो तो देखो, अपनी लाइफ का ना एक रूल रखो, ना तो आप किसी को इंतजार करवाओ और ना ही आप किसी का इंतजार करो। समझ रहे हो? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि यार मुझे 8 बजे मिलना ना, तो 7:55 पे पहुंच जाओ। ये चीज आपको चाहे यहाँ पर लगेगी, लेकिन ये लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। समझो, जिंदगी छोटी छोटी चीज होती है, हम हर रोज अपनी हैबिट्स को, समझ लो ना, हम हैबिट्स ही क्रिएट कर रहे हैं। देन आता आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट होता है शक्ल सूरत से पता चल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर काला कोट पहन रखा है तो आप बोलोगे कि अच्छा ये तो लॉयर होगा, अगर व्हाइट कोट पहन रखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये तो कोई और होगा ना, इस तरीके से। देन आता वोकलिक्स। वोकलिक्स का मतलब क्या हुआ? द वॉल्यूम, टोन ऑफ वॉइस एंड पिच यूज्ड बाय द सेंडर। वोकलिक्स का मतलब क्या हुआ? वही आपका बोलने का तरीका क्या। मैं इसकी एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं कि एक ही बात को 10 अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है ना। पैरा लैंग्वेज का मतलब यही हुआ बेटा, पैरा लैंग्वेज यही हुआ ना कि एक को 4 अलग अलग तरीके से बोला है। मतलब उसी बात को मैं बोलूंगा किसी और तरीके से बोल सकता हूँ, आप बोलोगे किसी और तरीके से, वो वाला। तो पैरा लैंग्वेज मतलब जो बियॉन्ड लैंग्वेज हो जाता है, जिसमें आप अपने टोन पे काम करते, टोन पे काम करते। देन आता प्रॉक्सिमिक्स, ये भी बता दिया। डिस्टेंस, डिस्टेंस है। दो निब्बा निब्बी देखोगे, उनका डिस्टेंस देखोगे पता चल जाएगा। दो दोस्त खड़े हुए उनका डिस्टेंस देखोगे पता चल जाएगा। दो स्ट्रेंजर्स खड़े हुए उनके बीच का डिस्टेंस है। इसका एक प्रॉपर इसकी जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो भी है, वो आगे बताऊंगा। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब यही होता है कि आप दो लोगों के डिस्टेंस के बेसिस पे कि कौन किसके साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। देन आता है हैप्टिक्स। हाथों से किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को शाबाशी दे देना, किसी के कान के नीचे बजा देना, किसी की पीठ पे मुक्का मार देना। अलग अलग तरीके से आप अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हो। काइनेसिक्स होता है ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कैसा गेस्चर है, आपकी कैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, समझ रहे ना। तो ये काइनेसिक्स होती है ओवरऑल। ये सब नॉन वर्बल है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। इनका वर्बल के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनका
वर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन वर्बल होता है, ठीक है। ऑल दीज आर नॉन वर्बल, इनका कम्युनिकेशन के वर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके का डिस्टेंस मतलब नजर आएगा। जैसे ये देखो, अब ये इसके इतना क्लोज होके बात कर रही है, तो मतलब ये पक्का इसकी पक्की सहेली है ना, जिसके कान में घुसे जा रही है। तो इससे आप लोग ये मतलब किसी अनजान आदमी के पास इतना क्लोज होके बात करोगे आप नहीं। आप किसी के इतना क्लोज तभी जाओगे ना जब आप उस बंदे को जानते हो, उस बंदे के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तभी तो आप किसी के इतना क्लोज जाओगे ना। तो आप इससे एक बात तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये इनकी अच्छी बॉन्डिंग है या इसकी पक्की सहेली है ये। और दूसरा, ये दिल टूटा हो तो इसको सांत्वना दे रही है, हैप्टिक्स इसके हाथ रख के, कोई मे आई हेल्प यू। अब ये जो ये मे आई हेल्प यू, ये तो चाहे वर्ड है, लेकिन इनको बोल कैसे रही है, दैट इज वोकलिक्स। अच्छे से बोल रही है, हाई टोन में बोल रही है, लो टोन में बोल रही है, तो ये पता चल जाएगा। अब ये इसके हाथ पे घड़ी लगी हुई है, तो कितने बजे बात कर रही है, कैसे बात कर रही है, दैट इज क्रोनोमिक्स। अब ये इसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, देख रहे हो ना, मैं इस चीज के बारे में पहले ही बताया। खुद जो आपको तो पंजाब में ना एक डायलॉग पता है ये, मतलब कुत्ता भी जहां पर बैठेगा ना तो सफाई करके बैठता है, वो पूंछ मार के बैठ तो सफाई करके बैठता है, वो पूंछ मार के पहले उतनी जगह की सफाई करेगा, फिर वहां पे बैठता है। और हम तो उससे भी कहीं आगे निकल चुके हैं ना। आप खुद जो सोच लो, जहां पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वहां पर कितनी आलतू फालतू की चीजें, ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है। तो आप सोचो इस तरीके के इन्वायरमेंट में आप कैसे स्टडी कर लोगे, इस तरीके के इन्वायरमेंट में आप क्या ही स्टडी कर लोगे, कैसे ही स्टडी कर लोगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, साफ सुथरे तरीके से सिस्टमेटिक वे में बैठ के किया करो। काइनेसिक्स मतलब समझ रहे हो ना, ये एकदम ऐसे परेशान हो रखा है, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज तो पता चल रहा है ना आप लोगों को कि ये बंदा पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। देख रहे हो, इसके हाथों से आपको देख के लग रहा है ना ये पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि भैया इतना काम कर चुका है कि भाई ने अपना कोट भी उतार के साइड पे रख दिया है, शायद बनियान में ही बैठा है, इतना दुखी हो चुका है बेचारा। आर्टिफैक्ट है वो, आर्टिफैक्ट और फिजिकल अपीयरेंस दोनों सेम ही होगी, समझ रहे हो ना। तो आप इन सभी चीजों को देख के ही ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कहां पर कौन सी चीज है, कहां पर कौन सी चीज है, हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क्स, कि चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क्स, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद ना ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोगों ने। यहाँ से आपको बहुत बार पेपर में सवाल पूछा जाता है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आपको हर तरीके का समझ फंक्शन है। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, समझ आया। देयर आर सम फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जब आप बात कर, समझ रहे हो ना, एक एक्चुअली में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। यस और नो, करती है या नहीं करती, अरे बोलो ना, है ना। मतलब अगर आप सिर्फ बोले जा रहे हो, आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर नॉन वर्बल क्यूज कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से किसी को बता पाओगे, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से किसी को समझा पाओगे? नहीं, आप नहीं समझा पाओगे। कैसे समझा पाओगे, है ना, क्योंकि आप पे उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं है उसके। तो उस टाइम पे ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है एक्सेंटिंग। एक्सेंटिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो, आप किसी चीज पे प्रेशराइज करते हो, मतलब वो चीज आपको स्टैंड आउट करवाना चाहते हो। स्टैंड आउट बाय एम्पलीफाइंग इट, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो।
कई वर्ड्स पे आप क्या कर देते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कल आपका टेस्ट है, जिसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे उसको पीट दिया जाएगा, एक सिंपल सवाल है। मुझे अगर ये लाइन बोलनी है आपको कि कल आपका टेस्ट है, जो टेस्ट में फेल होगा उसको पीट दिया जाएगा, तो हाउ आई विल स्पीक कि कल आपका टेस्ट है, जो पढ़ाई नहीं करके आएगा ना उसको इतना पीटूंगा कि वो याद रखेगा। अब मेरा पूरा फोकस इसमें एक्सेंटिंग कहां पर किया मैंने, पीटने पे किया। मेरा फोकस किस पे था, पीटने पे, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर आप लोगों को पता चले कि अगर कल को कुछ होता है तो भाई पिटाई हो सकती है, मतलब आपके दिमाग में वो चीज रहे। पहली बात। और मॉडरेटिंग इसके ऑपोजिट हो जाएगा। मॉडरेटिंग का मतलब होता है जब किसी चीज पे फोकस को कम किया जाता है, फोकस को कम किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि ठीक है, मैं बोलता हूं कि तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम हो नहीं। अब ये क्या था, ये मॉडरेटिंग था। मॉडरेटिंग का मतलब मैं कोई बात बोल भी दिया और उस चीज को इग्नोर भी कर दिया, मतलब कि सामने वाला उस बात पे ध्यान ही ना दे, उस चीज पे कम प्रेशर देना, रिमूविंग एम्फेसिस। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, देखा होता है, ऐसा होता है ना कुछ कुछ मूवीज में, एक बंदा ऐसी बात बोलता है जब पकड़, अरे अरे मैंने ये थोड़ी बोला, अरे ये थोड़ी बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा डायलॉग होता है जो ऐसे वो छुपा के ऐसा बोला जाता है ना। तो फिर उसके बाद पकड़े जाते हैं तो बोलते नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, तो उसको क्या बोल देते हो, दैट इज मॉडरेटिंग। इसको क्या बोल देते हैं, इसको मॉडरेटिंग बोले। सो मीनिंग ऑफ मॉडरेटिंग इज जब आप किसी चीज पे प्रेशर को कम करने की कोशिश करें। प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें कोई आपको वो ना रहे। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, इनकोहेरेंट का मतलब हुआ अनक्लियर, मतलब आप क्लियर आइडिया नहीं देते हो। देन आता कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट अलाइन विद इट्स मीनिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सैड थिंग्स स्लोली। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो आपके वर्बल क्यूज के साथ मैच कर रहे हैं। मतलब आपका जेआरएफ हो जाए तो मैं आपसे पूछूं क्या हुआ, रिजल्ट कैसा रहा, और सर मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया, दुखी होके बताओगे क्या, या फेल हो गए तो आप बोलो सर फेल हो गया, सर जी फेल हो गया मैं, ऐसे करोगे नहीं ना। आप लोगों को अपनी वर्बल क्यूज को, अपने मूड को मैच करना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हो और किस जोन में जाके बोल रहे हो, है ना। किसी के दादा की डेथ हो गई, वो आपको बोला कि यार मेरे दादा की डेथ हो गई, तो कंग्रेचुलेशन भाई तेरा बुड्ढा मर गया। वैसे भी सारा दिन बैठे खांसता रहता था, ऐसे बोलोगे उसको, बुड्ढे की कवर के साथ तुम्हारी भी कवर बना देंगे वो कि चल बेटा दादाजी तुझे भी बहुत याद करते थे, साथ ही चला जा। तो कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की जो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज है उन दोनों का आपस में मैच होना जरूरी है। और सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप वर्ड्स को निकाल के नॉन वर्बल से क्या कर देते हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो। जैसे मैं क्लास में किसी बच्चे को, कोई बच्चा मुझसे पूछा सर मे आई गो टू क्या बोलता है, मे आई गो टू ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो भूल भी गया, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो मतलब मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि जाओ, या एक मैं उसको बोल दूंगा, समझ रहे हो ना, इशारों में ही बता देना, समझ रहे हो ना, मतलब उसे पता चल गया कि मैंने उसे इजाजत दे दी है, मैंने उसको इजाजत दे दी है, समझ रहे हो ना। सो दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग, उसको बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब आप
वर्बल वर्ड्स को साइड पे करके नॉन वर्बल के साथ क्या कर देते हो, सब्स्टिट्यूट, मतलब वर्बल खत्म हो गए और नॉन वर्बल ने उसकी जगह ले ली। बेस्ट एग्जांपल मिर्जापुर में, यस, वो जो ऐसे गर्दन वाला सीन करते हैं ना पूरे मिर्जापुर में, उस पे एक मीम भी बना था कि whenever someone asks me for चाय, जब कोई मुझसे चाय के लिए पूछता है तो कि चाय के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, चाय के लिए हमें ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जब बोलोगे तब भी पी लेंगे। तो वो चीज, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग। देयर इज द कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट। जब आपके शब्द कुछ और बोल रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा कि तुम पेपर में पास हो जाओगे, तो तुम बोलोगे नहीं सर मैं नहीं पास होऊंगा। अब सर तो हिला रहे हो हाँ में, लेकिन मुंह से बोल रहे हो ना, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव आपके वर्ड से मैच नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना? जो मुंह से निकल रहा है और जो बॉडी बोल रही है वो दोनों ऑपोजिट है। तो ऐसा किया जाता है नॉर्मली किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए। किसी को धोखा देने के लिए ये जो टूल्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देन आता रेगुलेटिंग। देखो रेगुलेटिंग का मतलब होता है हिंट देना किसी की स्पीच के बारे में। रेगुलेटिंग का मतलब होता है सिग्नल्स अबाउट स्पीकिंग। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल बताता हूँ, हमारे साथ ही हुआ था। रेगुलेटिंग का मतलब होता है किसी को उसकी स्पीच के बारे में हिंट देना, या ये बोल देना कि कोई बंदा बहुत देर से बोले जा रहा है, उसको बता देना कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत हो गया यार, बस कर दे, बस कर दे, अब और नहीं बर्दाश्त होगा। ऐसे होता था कि लास्ट बेंच वाले बैठे बहुत स्पीच में एकदम से ताली बजाना शुरू कर देते हैं ना, तो लेक्चर देने वाला समझ आता है कि भाई अब इनका सबर का बांध टूट चुका है, तो आप उस चीज को रेगुलेटिंग बोल देते हो कि ठीक है भाई अब तूने जितनी देर से, क्योंकि ये देखा होगा यार, ये मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मैं जितने भी लेक्चर दिए कहीं पर भी गया, 1 घंटे का 2 घंटे का जितनी देर का लेक्चर, मतलब मैं अपने टीचर के साथ कंपेयर करूं तो जितना मेरे टीचर्स की एज है, मतलब जितना उनका एक्सपीरियंस है, शायद मेरी उतनी एज भी नहीं है, मैं उससे भी छोटा हूं। लेकिन मैंने एक चीज तो सीख ली है कि अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मुझे अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करना है। ये तो मानते हो ना, ये तो मानते हो ना? मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो तभी ध्यान देगा जब वो कनेक्टेड फील करेगा, जब वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा तभी वो उस बात पे ध्यान देगा। अगर वो उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहा, इफ ही इज नॉट फीलिंग कनेक्टेड, अगर वो उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है फिर वो बोर हो जाएगा। तो बोर होने से रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ बीच में एक्टिविटीज वगैरह या कुछ ऐसे करते रहना पड़ता है, तो रेगुलेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। देन आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि पहले आप वर्बल यूज कर लेते हो, फिर थोड़ा सा पॉज देके नॉन वर्बल यूज कर लेते हो। जैसे मैं वही पहले वाली एग्जांपल, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा मे आई गो टू वॉशरूम, तो मैं बोलता हूँ कि जा, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों का मिक्स यूज कर रहा हूँ, मतलब वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, फिर थोड़ा पॉज देके नॉन वर्बल भी यूज कर रहा हूँ, या पहले नॉन वर्बल यूज कर रहा हूँ और फिर उसके साथ वर्बल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो मैं उसे बोलूंगा ऐसे, एक तो इशारा भी कर दिया और फिर बोलिए कि जाओ पी ले, पी ले, ऐसा बोल सकते हो। तो रिपीटिंग दैट इज कि आप वर्बल और नॉन वर्बल एक पॉज के साथ चल रहे हो। कॉम्प्लीमेंटिंग में दोनों एक साथ होते हैं, यही फर्क है। रिपीटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग में फर्क है कि रिपीटिंग में आप पॉज करते हो बीच में, थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज देते हो वर्बल और नॉन वर्बल में, लेकिन कॉम्प्लीमेंटिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन सेम टाइम पे चलता है। देन आता है डिसीव करना। अब ये जो डिसीव करना क्या होता है, किसी को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से धोखा देना। कुछ एक्टर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं ना वैसे तो आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने चेहरे से, अपने एक्सप्रेशन से किसी को मतलब झूठ बोल देते हैं, उसके बाद पता भी नहीं लगने देते कि वो झूठ बोल रहे हैं।
नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज वगैरह में ऐसा बहुत सारा देखा होगा, जो ड्रामे करते हैं लोग, वो अपनी झूठी मुस्कान के साथ या फिर झूठे एक्सप्रेशन के साथ सामने वाले को ये रियलाइज करवा देते हैं कि हम तो सच्चे हैं भाई, हम तो बिल्कुल सही हैं, बाकी दुनिया का हमें नहीं पता, लेकिन हम तो सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, बाकी दुनिया चाहे जितनी मर्जी झूठी हो, है ना। तो इसको आप क्या बोल देते हो, डिसीविंग बोल देते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल डिसीविंग। इसको डिसीविंग का नाम दिया जाता है। एक्सेंटिंग, मॉडरेटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग और रेगुलेटिंग। ठीक है, ये सब मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, विद एग्जांपल बता दिया है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बॉडी पोस्चर। अब देखो, एक होता है गेस्चर्स, जो आप मूवमेंट करते हो ना, वो आप लोगों के गेस्चर्स होते हैं, लेकिन जो स्टिल होता है मोस्टली पोस्चर होता है। जैसे आप फोटो क्लिक करवाते हो तो कोई आपको ये बोलता है कि गेस्चर्स बनाओ या पोस्टर पोज बनाते हो ना, मतलब पोस्टर से हमें ये पता चल जाता है कि आप उस टाइम पे क्या महसूस कर रहे हो, और वो इंटेंशनली होता है। ठीक है, आप अलग अलग पोज बनाते हो ना, वो मुंह का ऐसे बनाते हैं फोटो क्लिक करवाने से पहले, पाउट है ना जिसको बोलते हैं पाउट। पाउट का ओरिजिन मैंने आपको बताता कहाँ से हुआ था। वो पाउट का ओरिजिन हुआ था सुअर से। पाउट देखोगे तो पिग को भगवान ने ऑटोमेटिकली पाउट दे रखा है, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं होती, उसको भगवान ने दिया हुआ है वो। लेकिन लोग फोटो क्लिक करने के टाइम पे वो मुंह बनाते हैं, उसके पास नेचुरली है वो गॉड गिफ्टेड है। समझ लो ना। तो पोस्चर का मतलब क्या होता है, जो इंटेंशनली आप अपने मूड को बताने के लिए यूज करते हो, लेकिन जो गेस्चर्स होते हैं वो अनइंटेंशनली होते हैं। जैसे अभी जो मैं हाथ यूज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ऑल दीज आर पोस्चर्स, सॉरी गेस्चर्स। ये सारे क्या है, गेस्चर्स हैं। और पोस्चर जो इंटेंशनली होता है, बॉयज भी बनाते हैं मुझे, अरे मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने क्या बोला, मैंने लड़कियां बोला, मैंने बोला लोग। अब लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाती हैं। मैंने ये बोला ना कि लोग पोज बनाते हैं मुंह का। अब हर किसी की अपनी अपनी इच्छा, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कहाँ से आया है ये, मुझे जो लगा मैंने वो आपको बता दिया। बाकी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप देखना एक बार, आप एक बार देख लेना। अगर आपको भरोसा नहीं है, खुद ही जाके सर्च कर लेना पिग्स की फोटो। अगर राह जाता कोई सुअर नहीं मिलता तो गूगल पे देख लेना, जूम कर करके देखना, वो भी है। हो गया, आज के लिए काफी है। हाँ, तो बॉडी पोस्चर्स का मतलब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, पोस्चर और गेस्चर्स का मतलब। पोस्चर और गेस्चर्स का मतलब, पोस्चर मतलब पोज बना रहे हो, और गेस्चर्स जो आपकी ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स है वो होती रहती है। ऑटोमेटिकली जो आपकी मूवमेंट्स है वो होती रहती है। अब इसमें ना ये वही पहले वाले वर्ड्स है ना, उनके कुछ अलग नाम भी हैं, प्लीज बातें बंद। एम्बलम्स का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, एम्बलम्स को ही सब्स्टिट्यूटिंग बोल देते हैं, समझ रहे ना। सब्स्टिट्यूट किसके लिए यूज किया जाता है, एम्बलम्स के लिए, मतलब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर वर्ड्स। मतलब वही नॉन वर्बल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी बात बता रहे हो। यस और नो, वर्बल की बजाय नॉन वर्बल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, बता देते हो। इलस्ट्रेटर, देखो इलस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे स्कूल में आप पढ़ते थे तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेट करके बताना है ना। जैसे मैं बोलूं कि ठीक है कि मतलब मैं आपको अपने हाथों से किसी चीज को इलस्ट्रेट करूं कि ठीक है भाई, मैंने एक मोटा आदमी देखा तो मैं उसका ऐसे पेट बना दूंगा कि इतना बड़ा उसका पेट था, इतू सा उसका मुंह था, ऐसे उसके कान लगे हुए थे, समझ रहे ना। तो इलस्ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, शेपिंग व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाने की कोशिश करना है, उसको समझाने की कोशिश करना।
अफेक्ट डिस्प्ले, अफेक्ट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको एक स्पीच का लिंक है, अभी टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, नहीं क्यों नहीं कर सकते, बट एक ना स्पीच है, कभी मुझे मौका मिला तो मैं स्टेटस पे लगाऊंगा अगर आज ही है। तो वो ना स्पीच है, वो एक फॉर्मर WWE रेसलर था। रेसलिंग से पहले वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में कितनी पावर होती है। वो ड्रग्स बहुत ज्यादा लेता था, सब देखा होगा आप लोगों ने। जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, उनको कोई अता पता नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, उनके परिवार में कौन है, क्या हो रहा है उनके परिवार के साथ। उनको सिर्फ ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए घर के बर्तन तक सब कुछ बेच देते हैं। तो मतलब एकदम से हमेशा हाई रहता था, कभी घर को आ गया, कभी रात को 2 बजे आ गया, 3 बजे आ गया। उसकी माँ बेचारी उसको हर रोज पूछती, अगर वो 2 बजे भी आ रहा है तब तक वो जागती रहती। मतलब मेरे को नाम नहीं याद, मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से वो करता रहता था। उस टाइम पे उसने नहीं समझा। तो एक बार ऐसे ही था, वो बाहर था घर से कहीं पे, और पीछे से उसकी माँ की डेथ हो जाती है, मतलब उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तो वो उस सीन को एक्सप्लेन करता है, सिर्फ 3 मिनट की वीडियो के अंदर वो उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जब मुझे पता चला मेरी माँ की डेथ हो गई है और मैं उसकी लाश के पास पहुंचा, मतलब मैंने उसको लास्ट टाइम पे देखा। तो वो 3 मिनट की एक स्पीच उसने दी, और मतलब पूरा हॉल है ना वो रो रहा था, मतलब समझ लो ना। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। उसने लोगों के अंदर से वो सारे इमोशंस को ऐसे बाहर निकाल दिया कि हॉल में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसको रोना नहीं आ रहा। दैट इज अफेक्ट डिस्प्ले, व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस और यू हेल्प पीपल टू फाइंड दोज इमोशंस, राइट। इलस्ट्रेटर मतलब एग्जांपल्स, शेप्स वगैरह दिखाना। अब मुझे नहीं पता है उसका नाम क्या था, मैंने वीडियो देखी थी, लिंक मैं आपको दे दूंगा, एक सेकेंड। यस, मार्क मैरो था उसका नाम। आप मार्क मैरो स्पीच लिखोगे ना, तो हाँ मैं बी यूर सेल्फ वाले चैनल पे शेयर करूंगा, मार्क मैरो की है, तो उससे आपको समझ आएगा कि कम्युनिकेशन में कितनी पावर होती है। मार्क मैरो था उसका नाम, ठीक। तो उसके बाद रेगुलेटर, ये मैंने आपको बता दिया, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और अडेप्टर, अडेप्टर का मतलब क्या होता है कि आप किसी अलग अलग तरीके से सिचुएशंस में अडेप्ट कैसे कर लेते, अडेप्ट कर लेते, हाउ यू अडेप्ट, समझ रहे हो ना। जैसे होता है कि कोई बंदा होता है को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाता है कि अच्छा यार उसको इंडिया में रहे वो इंडिया जैसा बन जाएगा, फॉरेन में चला जाए फॉरेन का जैसा, ढल जाना, मतलब ढल जाना। सेल्फ ओरिएंटेड टेंशन, विजुअल एंड अदर फॉर्म, आप एडजस्ट कर लेते हो अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे प्राइमरी इमोशंस होते हैं, अगर आप लोगों को पता है, प्राइमरी इमोशंस होते हैं वो सबके एक जैसे ही होते हैं या नहीं होते? गुस्सा भी सबको आता है, रोना भी सबको आता है, समझ लो ना। तो प्राइमरी इमोशंस ऐसे होते हैं। तो वो प्राइमरी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है, किस तरीके से आप अपने प्राइमरी इमोशंस को कंट्रोल करते हो या उसको एक्सप्रेस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तो अब गुस्सा एक प्राइमरी इमोशन है, गुस्से पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है उस पे आपका कंट्रोल है। गुस्सा आना आपके बस में नहीं है, गुस्सा आ रहा है, सबको आ जाता है किसी भी सिचुएशन, लेकिन उस गुस्से के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपके हाथ में। गुस्से में जैसे कुछ लोग होते हैं वो सामान फोड़ना शुरू कर देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, हाथ में जो भी आएगा उसको दीवार पे मार देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, रिएक्ट कर देते हैं, सामान तोड़ देते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। कुछ लोग होते हैं अपने आप को पीटना शुरू कर देते हैं, कुछ होते हैं दीवार में सर मारना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं।
किसी भी तरीके से, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, 10 9 8 7 ऐसे काउंटिंग करते हैं, अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग रोने भी लग जाते हैं। सो दिस इज समथिंग योर प्राइमरी इमोशंस की उन इमोशन दैट दिस इज अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इसको आप अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। मैं भी कंट्रोल कर लेता हूँ, मतलब रेयर होता है कि मुझे गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं कंट्रोल कर ही लेता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं कभी गुस्सा, आपको पता ही आप पे कितनी बार उतारा होगा गुस्सा, तो वैसे मैंने आज तक कभी उतारा ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा अगर मैं उतारूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि असल में गुस्सा होता क्या है। मेरे को अभी तक याद है, तो अनअकैडमी पे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब मुझे 5 से 5.5 साल हो जाएंगे अभी जाने से पहले। तो आप ये सोच लीजिए कि 13 अक्टूबर 2020 सिर्फ एक क्लास थी जिसमें मैंने इतना गुस्सा किया था, मैंने बच्चों को रुला दिया था। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था मेरे को, इतने एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ गया था मुझे। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कभी गुस्सा किया। उसमें कोई सिचुएशन हो गई थी ऐसी, बहुत पुरानी बात है, 3 साल पहले की बात है, किसी बात पे पता नहीं कुछ था, मेरे को अभी याद नहीं है कि 2019 थी या 20 थी, कुछ ऐसा था तब। चल, तो दैट इज अडेप्टर्स। अडेप्टर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, आप अडेप्ट कर लेते हो, आप अडॉप्ट कर लेते हो अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये देखो, आई रियली वांट दिस जॉब मिस्टर ब्राउन। अब ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से नीचे वाले को देखते हो, जब जैसे आपके कोई आपका जो सीनियर होता है आप लोगों को डांट रहा होता है, आपको ऐसा, तो आप मुंह छुपा के बैठे हुए होते हैं, ऐसे मुंह नीचे करके, है ना, झुक के, मतलब सुनते रहते हुए कि आपको पता होता है कि आपने यहाँ पर कोई गलती की है। यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे एकदम पैर ऊपर रख रहा था, ये बोला मेरी बात सुन, ये मेरी बात सुन, नाउ लिसन। इधर ये बेचारा थक गया है, टांगे पकड़ लिया कि भाई मैं तो थक गया हूँ। पोकर समझते ना, ये जो गेम होती है पोकर की, जो ताश वाली, ताश खेलते हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज उसमें बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने ताश के पत्ते बांट दिए, तो जैसे ही मैं पत्ते देखूंगा तो आपको लगता है कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाव भाव चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी पत्ते उल्टे पड़े हुए हैं, जैसे ही मैं ऐसे धीरे धीरे करके पत्तों को ऊपर उठाऊंगा तो मेरे एक्सप्रेशंस चेंज होंगे या नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। दैट मीन्स कि वहां से अगर अच्छा है, अच्छे पत्ते आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर खराब पत्ते आ गए तो मैं फिर दुखी हो जाऊंगा, है ना। इस वजह से तो पोकर में बॉडी लैंग्वेज अपने आप में, मतलब हर जगह पे वैसे तो बॉडी लैंग्वेज का अपना रोल होता है। काइनेसिक्स मैंने आपको बता दिया। जैसे इस फोटो को ध्यान से देखो, अब ये ना सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, इस फोटो को ध्यान से देखो, अलग अलग इमोजीज बने हुए हैं। जैसे आप इमोजीज में बात करते हो, नॉर्मली देखा होगा आप लोगों ने, व्हाट्सएप पे अलग अलग इमोजीज आती हैं, और कुछ लोग तो इमोजीज में इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो हर बात को इमोजीज में बता देते हैं। मतलब मेरे को तो यार 5-4 इमोजीज का मीनिंग समझ आता है, तो वो मैं बस यूज कर लेता हूँ, उसके अलावा मेरे को कोई आलतू फालतू कोई ज्यादा आती नहीं है, मेरे पास 5-6 ही है, बस मैं वही यूज कर लेता हूँ हर किसी के साथ। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं इमोजीज में, उनके पास एक एक बात, मतलब वो पूरा एक वो शॉर्टकट तक बना देते हैं यार, पूरा सेंटेंस तक बना देते हैं इमोजीज का इस्तेमाल करके। तो ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है, ये भी एक स्किल है। लेकिन ये वही चीज बोली जा रही है कि वो इमोजीज का मीनिंग क्या है, अगर आपको वो समझ आ रहा है तो आप फिर उसको अच्छे तरीके से समझा पाते। तो उसके मतलब बात तो आप बोल ही देते हो ना उसके थ्रू ही।
इमोजीज के थ्रू आपका मैसेज चला जाता है या नहीं चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है। तो वही चीज अब आता है फेशियल सिग्नल्स। किसी के चेहरे के हाव भाव देख के आप गैस कर सकते हो कि वो बंदा क्या महसूस कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। समझ लो, जो आपके अंदर है वही तो आपके बाहर होगा। आपके चेहरे पे जो दिख रहा है वही चीज तो है जो आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले बताया था कि ब्रेन को जो भी सिग्नल जाएगा ब्रेन उसी तरीके से काम करेगा। ब्रेन को जो भी सिग्नल जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था ना वो वॉकिंग डेड के बारे में बताया था, मूवीज में आप लोगों ने देखा हुआ जॉम्बीज होते हैं, जॉम्बीज होते हैं, उनको गोली भी मार दो वो मरते ही नहीं है। जब तक उनके दिमाग को वो उसके अंदर चाकू या गोली नहीं मारते तब तक वो चलते ही फिरते रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गोली मार दो वो जिसको, क्योंकि उनका दिमाग डेड हो रखा है। जब दिमाग को कोई सिग्नल ही नहीं जा रहा तो आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उधर मूव हो गया तो उधर चल दिए, वहां से रोशनी दिख गई उस साइड पे चल दिए, यहाँ से आवाज सुन गई तो उस साइड पे चल दिए। जैसे कोमा में कोई चला जाता है, कोमा में चला जाता है तो वही चीज है कोमा में, है? वही चीज सच में तो नहीं होते हैं। मतलब 1932 में वर्ल्ड की सबसे पहली जॉम्बीज मूवी बनाई गई थी। मतलब पहली बार जो जॉम्बीज का कॉन्सेप्ट है वो 1932 में आया था, मतलब पुराना कंसेप्ट है। और अब तो ये समझ लीजिए कि एक पूरा क्या बोलते हैं ना, एक पूरी फील्ड बन चुकी है। अब आप YouTube पे जाके या गूगल पे जाके लिखोगे ना जॉम्बी से रिलेटेड, आपको भर भर के वेब सीरीज, भर भर के मूवीज इतनी सारी मिल जाएंगी हद से ज्यादा। तो ये अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ये वाला इसके मुंह से देख के आपको लग रहा है कि ये गुस्से में है ना, इसको देख के लगता है कि ये खुश है, ये सरप्राइज है ना। ये सरप्राइज क्यों है? ये अपने घर में जैसे आया तो वहां पे कार्ड पड़ा हुआ था, तो इसकी मम्मी ने बोला तेरे लिए कार्ड आया। तो इसने जब कार्ड देखा तो इसकी सहेली की शादी हो रही थी किसी और के साथ, तो इस कार्ड को देख के ये सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया ये। तो ये डिस्गस्ट किसी को देख के सैडनेस, दुखी हो गया, ये किसी को डर लिया ना, इसने अपनी सहेली को बिना मेकअप के देख लिया, तो बस फिर ये एकदम से डर गया, फियर, घबरा गया बेचारा, हार्ट अटैक आते आते बचा इसको। तो आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से, किसी के चेहरे को देख के ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था मेहराबियंस मॉडल। अब इसने वही बताया था कल कि जो आपके वर्ड्स होते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। डिस्गस्ट मतलब जैसे गंदा लगना, देखा होगा आप लोगों ने, जो बड़े घरों की चोरियां होती है ना मूवीज में दिखाया जाता है, वो भिखारियों को देख के कैसे करती हैं एक्सप्रेशन गंदे गंदे से, देखा होगा मूवीज में दिखाया जाता है। वो भिखारी को देख के, किसी गरीब लोगों को देख के वो ऐसा करने लग जाते हैं मुंह सा बना के, तो उसको डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, डिस्गस्टिंग। तो ये बोलता है कि जो आप मैसेज दे रहे हो उसमें जो आपके शब्द हैं, जो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 7% होती है। उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है? 7% होती है। जो आप बोल रहे हो वो हाउ यू आर स्पीकिंग, मतलब उसकी टोन कैसी है, उसकी पिच कैसी है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका रेट कैसा है, उसका टेम्पो कैसा है, वो सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? वो सारी चीजें 38% इंपॉर्टेंस रखती हैं। और बाकी जो 55% इंपॉर्टेंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की है।
वो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज की, वो आपकी किसकी है? बॉडी लैंग्वेज की है। आप ना कभी एक्टर्स की मूवीज में नहीं, जब वो इंटरव्यूज देते हैं ना, तो वहां पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एक इंटरव्यू हुई थी अभी जॉन विक से पहले, कियानू रीव्स की एक इंटरव्यू हुई थी। मैंने आपको शायद इसके बारे में पहले ही बताया था, बोला था कि आप उसकी एक इंटरव्यू है उसको चेक कीजिएगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किए। हाउ हाउ दीस पीपल, समझ रहे, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। ऐसा ना, लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने वीक हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। हैप्टिक्स, अभी आता है हैप्टिक, हाथों, गुड टच और बैड टच। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं छोटे छोटे बच्चों की, जिनको उनके टीचर्स गुड टच और बैड टच को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। मे बी आपने शायद रील वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे बच्चियां हैं, उनको समझाया जाता है कि जो गुड टच होता है, जो बैड टच होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। राइट। सो हैप्टिक्स का मतलब होता है हाथों से कम्युनिकेशन, टच के साथ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार चीज बताई थी कि कभी आर्मी वाले लोगों को ना आप हैंड शेक करते देखिएगा, कभी आप आर्मी के लोगों को हैंड शेक करके देखिएगा, और आप देखिएगा आप अपने दोस्तों के साथ हाथ कैसे मिलाते। हैंड शेक करने का मतलब समझ रहे हो ना? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं ऐसे करके, एक बस ऐसे हाथ को हाथ मिला देते हैं, ऐसे टच कर देते हैं कि भाई एक फॉर्मेलिटी। हैंडशेक ये नहीं होता। अपनी लाइफ का एक रूल रखो, अगर आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, देन यू शुड शो द एक्सप्रेशंस। आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप इंटरेस्टेड हो उस बंदे के साथ। एनर्जी नजर आनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी लगे नहीं यार, आगे से अगर किसी से मुझे हाथ मिलाना है ना, तो अच्छे तरीके से मुझे हाथ मिला। ये एक सिंपल सा रूल अपनी लाइफ में यूज कीजिए, आप खुद ही अब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कोई भी आपके साथ हाथ मिलाता है तो एकदम से अच्छे तरीके से उसका हाथ पकड़ के शो करो एनर्जी। ऐसे नहीं है कि ठीक है ऐसे। हैंडशेक का मतलब ये नहीं होता, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ हैंडशेक। जो लोग समझते हैं कि हैंडशेक ये होता है, ऐसा नहीं होता। तो आगे से ये रूल बना लो अपनी जिंदगी का कि अगर हैंडशेक करना है तो अच्छे तरीके से करना। हैप्टिक्स का मतलब यही है, किसी को शाबाशी देना, किसी को धक्का मारना, और ये अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, ग्रीटिंग भी हो सकती है। तो कभी देखिए आप हैंडशेक करते हुए किसी, सबसे ज्यादा मतलब अगर लाइफ में कुछ कुछ चीजें ना मैं आपको बोलूं कि मैं सीखना है, तो आर्मी पर्सन से आप चीजों को सीखिए, आर्मी वालों से सीखिए। डिसिप्लिन, लीडरशिप, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों को सीखिए, क्योंकि कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, कितने पंक्चुअल होते हैं ये, कितने ये टाइम के पाबंद होते हैं, क्यों 1 मिनट भी ऊपर नहीं होने देते ये अपने शेड्यूल से। कोई काम हो या ना हो, छुट्टी हो तब भी क्यों ये सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके बैठ जाते हैं। कैसे अपने आप को एकदम से वेल सेटल्ड रखते हैं, किस तरीके से अच्छे कपड़े पहन के, समझ रहे हो ना? आप देख लो, आधी से ज्यादा क्लास के कपड़े ऐसे होंगे कि आपको अगर बोल दिया जाए कि जाओ बाजार से दही ले आओ, तुम्हारी शक्ल नहीं है घर से बाहर निकलने वाली, है या नहीं? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं जो जिनको लगता है कि नहीं सर मेरे ऐसे कपड़े नहीं है, या मेरे ऐसे कपड़े नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, या मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। समझ रहे ना? ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करती है, हेल्प करते हैं। जैसे किसी को गाइड करने के लिए आप किसी के टेंशन, किसी के कंधे पे हाथ रख के, अरे भाई सुनना मेरी बात, किसी को सिंपैथी, ठीक है, उसके कंधे पे हाथ रखना भी कोई बात नहीं है।
एक छोड़ के गई है, कोई बात नहीं है, और ढूंढ लेंगे, अगर वो भी चलेगी तो और ढूंढ लेंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, किसी को सिंपैथी देने के लिए, किसी के साथ दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हो गई, तो सारी चीज। नहीं देखो यार, ये ना चीजें, मतलब इससे ये थोड़ी है कि आपका कोई इसमें जेआरएफ क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। मतलब आप नहा धो के बैठोगे, ये मेरे लिए जरूरी तो नहीं है आपको बताना, बताइए। मतलब अगर मैं ये बातें जो एक्स्ट्रा बताता हूं, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा, पास तो आप तब भी हो जाओगे ना, मान रहे हो ना, पास तो आप तब भी हो जाओगे। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बेटे ऐसे करना है, ऐसे करना, पास तो आप तब भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पास करवाने तक की सीमित है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं लेके आ रहा हूं, तो फिर मैं भाई मेरे यहाँ पर बैठने का क्या ही मतलब है, मेरा यहाँ पर बैठने का क्या ही मतलब है। लाइफ सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं है ना, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें। अब आता है कि अगर कोई आपके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो बंदा अच्छे से है। जैसे आई कांटेक्ट है, अगर कोई बंदा आपकी आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, तो आप इससे क्या आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा चलो मैं आपको एक और बताता हूँ। बॉडी लैंग्वेज का बेस्ट रूल समझना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे जाओ, एक वेब सीरीज है, उसके शॉर्ट कोई क्लिप्स वगैरह पड़े होंगे, पीकी ब्लाइंडर्स, और उसका जो मेन एक्टर है किलियन मर्फी, उसकी एक दो वीडियोस देखो, 2-4-5 मिनट की। ओपनहाइमर में भी है वो, किलियन मर्फी। तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करना, उसकी आंखों की मूवमेंट्स को चेक करना, आई कॉन्टेक्ट को चेक करना, तो वो आपको समझ आएगा कि असल में जब कोई बंदा आई कांटेक्ट रखता है ना, मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस को वैसे बढ़ा सकते हैं जब आप अपना आई कांटेक्ट करो। इसमें भी बहुत एक दिक्कत आती है कि सर आई कांटेक्ट कैसे करें। मैंने आपको शायद इस चीज के बारे में पहले बताया था। अगर आपको किसी के साथ आई कांटेक्ट करने में दिक्कत आती है, ये तो बात कंफर्म है ना कि अगर आप आई कांटेक्ट दिखा रहे हो, तो आई कांटेक्ट का मतलब यू आर शोइंग द कॉन्फिडेंस, यही होगा। आई कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, है ना, यही हुआ ना। जब आप किसी की आंख में आंख डाल के बात कर रहे हो, तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। अगर आप, अच्छा किसको लगता है कि सर मेरे को आई कांटेक्ट में दिक्कत आती है, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ, किसी के साथ, दैट इज नॉट अ जेंडर प्रॉब्लम। आई कांटेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अभी आगे से ट्राई कीजिएगा। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप किसी की आंखों में देख रहे हो, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि उसको लग रहा है कि आप उसकी आंखों में देख रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसकी आंखों में देखो। दोनों आंखों के बीच ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पे लड़कियां बिंदी लगाती हैं, अगर आप इस पॉइंट को भी देखोगे इधर भी, देन सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हो, चाहे आप उसकी आंखों में देखने की बजाय उसके यहाँ पर माथे के बिल्कुल बीचों बीच देख रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को करो, यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, दैट मीन्स आप बोलते हो कि ये बंदा सच्चा है, कॉन्फिडेंट है। अगर कोई आंख झुका के बात कर रहा है, आपसे आंखें चुरा रहा है, तो मतलब आप बोलते हो कि ये बंदा झूठा है या ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हुआ, वही कि आपके जो अंदर चल रहा है वही बाहर नजर आएगा। अगर आप दुखी हो तो आपके चेहरे पे वो दिखेगा ही दिखेगा, कुछ भी कर लो। अगर आप दुखी हो ना, तो आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो आपके थोबड़े पे नजर आएगा ही आएगा। अगर आप खुश हो तो भी चेहरे पे नजर आएगा, दुखी हो तो भी। टच, इंटेंसिटी, टाइमिंग एंड प्लेस, साउंड, पोस्चर एंड गेस्चर्स, मतलब ये सारी वो चीजें हैं जिनको आइडेंटिफाई करके, जिनकी रिफ्लेक्शंस को चेक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला बंदा आपके साथ कैसे बात करना चाहता है।
गेस्चर्स और पोस्चर्स। इंटेंसिटी मतलब कितना प्रेशराइज, मतलब समझ रहे हो ना, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी मतलब किसी चीज पे प्रेशर है। गेस्चर्स है वो आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, समझ, आप अपनी बॉडी को कैसे हिला रहे हो, वो सारी चीजें, दैट इज बॉडी मूवमेंट। और पोस्चर का मतलब आपका खड़े होने का, आपका बैठने का तरीका है ना, मैनर इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग। देखा होगा आप लोगों ने कि आप कैसे खड़े होते हो। पोज, वीडियो फोटो क्लिक करवाने पे अलग अलग पोज मारते हो ना, यस हो ना। फोटो क्लिक करवाने के टाइम आप अलग अलग तरीके के पोज करते हो, पोस्टर बनाते हो, तो वो ये इंटेंशनल होते हैं मोस्टली। या मतलब देखो, इन दोनों के बीच में इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जैसा कुछ नहीं होता, दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। गेस्चर्स भी इंटेंशनली हो सकते हैं, अनइंटेंशनली पोस्टर भी। अगर फोटो क्लिक कर रहे हो तो इंटेंशनल ही है, और बहुत बार अनइंटेंशनल भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू देने का कभी मौका मिला या आपको इंटरव्यू देना है, तो आप जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, कोई पीएचडी का इंटरव्यू देने वाले हो गए या कोई भी किसी भी तरीके का जॉब के लिए, तो वहां पर लोगों को ऑब्जर्व करना। कुछ लोग होते हैं वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे। कुछ लोगों के हाथ घूमते रहते हैं, कुछ दांत काटते रहते हैं, मतलब नाखून खाते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अलग अलग तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग होते हैं बड़े शांत होते हैं, तो शांत होते हैं, एकदम से रिलैक्स होके बैठे होते हैं, अपने नंबर की वेट कर रहे होते हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के, ऐसे जब मेरा नंबर आएगा तो मैं चला। वहीं पर साथ में बैठे हुए लोग एकदम से ऐसे ऐसे, कोई चेयर हिला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब जो गेस्चर्स है वो तो एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो मतलब मैं आसमान की बात कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ तो जमीन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पोस्टर्स है वो आप लोगों के एटीट्यूड को दिखाते हैं। पोज में बना रहे थे, ठीक है, अलग अलग तरीके के आपने पोस्टर्स बना रहे। हेलो एंड गुड बाय आर द इजीली, हेलो, बाय, टाटा। और पोस्टर्स बताते कि बंदा कोई कूल है, रिलैक्स है या टेंस है। अगर एक बंदा टेंशन में है ना, कोई बंदा टेंशन में है, तो आपको लगता है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को नजर आ जाएगा कि वो टेंशन में है। इंटरव्यू के दौरान पहले 10 सेकंड के अंदर जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। समझ रहे हो ना, पहले 10 सेकंड में, मतलब पहली 2 बातों से ही उसको पता चल जाता है, उसको बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो इस वजह से दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गेस्चर्स एंड पोस्टर्स। अब आता है प्रॉक्सिमिटी। अब देखो, प्रॉक्सिमिटी का जो कंसेप्ट है वो एडवर्ड टी हॉल ने 1960s में दिया था, जिसमें उसने बताया कि अगर 1.5 फीट तक, मतलब 18 इंच, ये इंचेस की बात हो रही है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन आपने ये वाला चार्ट याद रखना है। ये अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आपने ये वाला चार्ट याद रखना है कि इंटीमेट होगा। इंटीमेट का मतलब क्या हुआ, जो आपकी कोर फैमिली है, आपके मम्मी पापा, आपके सगे भाई बहन, तो उनके साथ जो आपका डिस्टेंस होता है वो 1.5 फीट तक होता है। मतलब 0 से लेकर 1.5 फीट तक आप लोगों का डिस्टेंस होता है। समझ रहे हो, अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ बात करते हुए कितना ही डिस्टेंस रखोगे आप। उसके बाद 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, 4 फीट से 10 फीट तक आपके कुलीग्स हो गए जो आपके साथ काम करते हैं, और उससे आगे चला गया, 10 फीट से लेकर बढ़ गया तो वो हो गए स्ट्रेंजर्स। कोई स्ट्रेंजर्स आपके बिल्कुल पास आ जाए तो आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है, होता या नहीं होता। कोई स्ट्रेंजर अचानक से आपके पास आए, आपको कुछ बात पूछे, कोई एड्रेस पूछे, कोई कुछ भी पूछे, तो आप एकदम से अनकंफर्टेबल फील करते हो, यार ये मैं इसको जानू ना पहचानू ना, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेंजर्स से आप दूर रहना पसंद करते। हस्बैंड वाइफ बेटा यही है ना, कोर फैमिली में आएगा। हस्बैंड वाइफ हुआ, मम्मी पापा भाई बहन, जो आपकी ब्लड रिलेशन में लोग हैं, वो ये वाला जो कोर फैमिली है 1.5 फीट तक का, मतलब 0 से लेके 1.5 फीट तक। बोलते इंडिया का कल्चर बहुत अलग तरीके का है ना। माँ बाप अपनी बेटी को बोलते हैं स्ट्रेंजर से दूर रहो, स्ट्रेंजर से दूर रहो, फिर एक दिन उसकी स्ट्रेंजर से शादी कर देते हैं ना, ऐसा ही होता है। सो ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको आप लोगों ने याद रखना।
पहले 1.5 फीट, 1.5 फीट से 4 फीट, 4 फीट से 10 फीट, और 10 फीट से ऊपर जितना भी हो गया 15, 20, 25 फीट, तो वो आप लोगों का किस में आ जाएगा, दैट विल बी पब्लिक। तो ये मैच का कॉलम में बन सकता है। ये मैथ्स का कॉलम में आप लोगों को पूछा जा सकता है और किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैथ्स का कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है। देन आता है ज्योग्राफिक टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एरिया है ना, एरिया। एरिया का मतलब क्या हुआ, वैसे ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। प्राइमरी टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप रिलैक्स फील करते हो अपने घर में। जो आपका घर है वो आपकी प्राइमरी टेरिटरी है, आपका रूम, आपका घर, जहां पर आपको कोई कंफर्ट जोन है, आपको समझ, जहां पर आप एकदम से कंफर्टेबल हो, जहां पर आप लोगों को कुछ और सोचने समझने को पता, समझ ना अपने घर में। घर में जैसे भी आप घर में हो, मैं अपने घर में हूँ, तो इधर अपन को कुछ सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, कहीं भी लेट जाओ, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, है ना, किसी भी रूम में जाके कुछ भी करने लिबर्टी होती है, तो आप एकदम से कंफर्टेबल रहते हो। देन आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी वो होती है जहां, जो प्राइमरी तो नहीं है लेकिन आप उसमें अपना कंफर्टेबल फील करते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, किसी क्लब में चले जाते हो, किसी बार में चले जाते हो, तो वो आप लोगों की सेकेंडरी टेरिटरी हो गई। तो वहां पर आप कंफर्टेबल तो फील करते हो, किसी शॉप में चले गए। देन आ जाता है पब्लिक। पब्लिक वो होती है जहां पर पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाती है, समझ रहे हो, जैसे किसी पार्क में चले जाते हो, रोड पे चले जाते हो, किसी मॉल पे चले जाते हो, तो वहां पर आप सेफ फील करते हो, इस वजह से क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं वो आपके होते हैं। देन आता है इंटरेक्शन टेरिटरी। अब इंटरेक्शन टेरिटरी का मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं होता। इंटरेक्शन का मतलब जहां पर भी बात शुरू हो जाए, सड़क पे बात कर रहे हो तो वो सड़क भी आपकी इंटरेक्शन टेरिटरी हो जाए, समझ लो ना। आप सड़क, कई बार होता है ना, टेरिटरी का मतलब बेटा वैसे एरिया होता है। कई बार क्या होता है, आप सड़क पे जा रहे हो, सामने से आपका दोस्त मिल जाता है, तो अरे क्या हाल चाल है, फिर उसको रुक के वहां पे बात करने लग जाते हो, तो वो आपकी प्राइमरी टेरिटरी बन जाएगी। ट्रेन में जा रहे हो, वहां पर बात कर रहे हो, कुछ भी, मतलब जहां पर इंटरेक्शन हो रही है, जहां पर डिस्कशन हो रही है। जिस जगह पर किसी भी तरीके की डिस्कशन होती है उसको क्या बोलते हैं, टेरिटरी होते हैं। बातचीत आपकी शुरू हो जाती है। देन आता है क्रोनोमिक्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, टाइम की स्टडी। टाइम की स्टडी, अब अलग अलग तरीके से लोगों ने टाइम की स्टडी की हुई है और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं खुद का ही देखूं अनअकैडमी पे फॉर एग्जांपल, कि भाई 3 अलग अलग स्लॉट है मेरे पास, तो मैं 3 अलग अलग स्लॉट्स में देखूंगा कि कौन से स्लॉट में बच्चे ज्यादा आते हैं। बोले कि हो सकता है कि शाम को, जो अगर मैं यही क्लास रात को 9 बजे लूंगा या 8 बजे लूंगा, तो उसमें शायद ज्यादा बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फिर वो लोग भी आ सकते हैं जो जॉब वगैरह से आ जाते हैं, समझ लो, नॉर्मली ऐसा होता है। तो टाइम की स्टडी को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे studies have taken large amount of aggregated email data from big companies and analyzed both the level of response and response time of individual entities. अगर आप सुबह उठते हो, और सुबह उठते ही आप लोगों के फोन पे किसी का क्वेश्चनर आ जाए, तो आप उसको फिल करोगे या नहीं करोगे? नो सर। कैसे ही करोगे भाई, नहीं करोगे। वही उस टाइम पे दोपहर में आ जाए जहां पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, रात को आ जाए, तो शायद आप उसको फिल कर दोगे। सिंपल। मतलब कंपनीज इस चीज की स्टडी करती हैं, कंपनीज लोगों के टाइम की स्टडी करती हैं, लोगों के रिस्पॉन्स की स्टडी करती हैं कि असल में लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस को। सो इस वजह से, अब जैसे एड का टाइम है, डेली सोप में टीवी पे ऐड मम्मी लोगों के सामान की उसी टाइम पे आएंगी जिस टाइम पे वो डेली सोप चला रहे होंगे।
पापा लोग की ऐड उसी टाइम पे आएंगी जब क्रिकेट चल रहा होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये टीवी वाले भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि कब कब कौन सी ऐड चलानी है, कितनी चलानी है। पता है आपको टीवी पे जो ऐड चलती है सबसे महंगी है वो, टीवी पे चलने वाली ऐड सबसे महंगी है। एक महीने का 9-9 करोड़ रुपए देना पड़ता है। बाप रे। बहुत महंगी ऐड होती है। अब आता मोनोक्रोनिक और पॉलीक्रोनिक, इसके बारे में हम पहले भी बताया था। मोनोक्रोनिक और पोली, मोनो का मतलब होता है वन, है ना, वन, और पोली का मतलब होता है मैनी। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया वाले हैं वो पोली में आते हैं, जो एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को करना पसंद करते हैं, और मोनो वाले एक टाइम पे एक चीज। वैसे नॉर्मली जो साइंस ने, जो रिसर्च के थ्रू साबित हुआ वो यही है कि जो लोग मल्टीटास्कर होते हैं ना, वो किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। तो अगर आप बहुत सारा मल्टीटास्किंग काम करते हो तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि आप किसी एक काम को भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे, है ना। किसी एक काम को भी आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे अगर आप मल्टीटास्क करो। इंडिया के ज्यादातर लोग, क्योंकि ये हम हाई कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हाई कॉन्टेक्स्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाई कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हाई कॉन्टेक्स्ट में लोग हैं वो एक टाइम पे बहुत सारा काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज नहीं हो पाते हैं। लेकिन मोनो वाले हैं, वो यूएस वाले हैं, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, तो उसमें वो स्पेशलाइज भी हो जाते हैं। दे वैल्यू अ सर्टेन ऑर्डर, तो इसी वजह से वो ऑर्डरलेस, ऑर्डर की बात करते हैं ना, उनके लिए हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। इंडिया वालों का तो क्या है, कोई ऑर्डर ही नहीं है। पहले उठ जाएंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर ब्रश कर लेंगे, कोई ऑर्डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोक्रोनिक हो रखा, सॉरी पॉलीक्रोनिक हो रखा है, मतलब इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग हो रखा है, 10-12 काम एक ही साथ चल रहे हैं, तो पता चलता नहीं है कौन सा पहले करना कौन सा बाद में करना है ना। सिस्टम ही खराब हो रखा है, पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब हो रखा है। तो काम तो पता 4 है, लेकिन उनका एक सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हैं। इस वजह से बोलते चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद बोलते चलो ठीक है अब नहा लेंगे, नहा के जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं बोलते अरे यार ब्रश करना तो भूल गया, चलो ब्रश भी कर ही लेते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, राइट। तो इस वजह से जो मोनो वाले होते हैं ना, वो इंटरप्शंस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस एक टाइम पे एक ही चीज पे होता है। लेकिन हम जो मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, तो वो एक्चुअली में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस काम की कुछ चीजें रह जाएंगी, फिर दूसरा पकड़ लिया, दूसरे की कुछ रह जाएंगी, तीसरा पकड़ लिया, तीसरे की कुछ रह जाएंगी, चौथा पकड़ लिया। तो उसमें इंटरेक्शन जो लगातार उनको क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस जो होती रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो खुद ही डिस्टर्ब है ना? वो खुद ही डिस्टर्ब है, एक टाइम पे 4 चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका सिस्टम डिस्टर्ब है। तो अगर उनको कोई बाहर से डिस्टर्ब करता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते कोई बात नहीं यार, हम तो खुद ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो अगर हम खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो ये भी एक क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम है पॉलीक्रोनिक वाले लोगों की। ठीक है जी, हाँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन, बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही बोलते हैं शायद, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, कि भाई सब काम थोड़ा 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 कर लेता हूं, लेकिन किसी एक काम में मैं पूरा 100% एक्सपर्ट नहीं। अब आता है पैरा लैंग्वेज। अब इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पैरा लैंग्वेजेस कि आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर कर रहा है। यस और नो? आप क्या बोल रहे हो, जो आपका कंटेंट है वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन उस कंटेंट की जो डिलीवरी है, उस कंटेंट की जो डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी पिच क्या है, कौन सी पिच पे बात कर रहे हो,
कौन सी टोन पे बात कर रहे हो, कौन से टेम्पो पे बात कर रहे हो, कौन से रेट पे बात कर रहे हो, है? एक ही चीज को चार अलग अलग लोग चार अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? एक चीज को चार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका। आपको किसका समझ आएगा? जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच हो गया, उसकी बात आप लोगों को क्या हो जाएगी? यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। है ना? इस वजह से तो पैरा लैंग्वेज का मतलब व्हेन यू फोकस मोर ऑन हाउ यू स्पीक रेदर देन व्हाट यू स्पीक। आप क्या बोल रहे हो वो उतना मैटर नहीं करता, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप उसको कैसे बोल रहे हो वो मैटर करता है। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा कैसे बोल रहे हो। तो इसमें वही सारी चीजें, पिच, टोन, रेट, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, साइलेंस, ये सब चीजें मैटर करती हैं। पैरा लैंग्वेज वही हो गया जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। पिच, टोन, रिदम, ये हम कल की क्लास में इसको डिस्कस किए थे। अब पैरा लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क होता है? ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, अब सिंपल भाषा में समझ लो। बॉडी लैंग्वेज का मतलब हुआ कि आप अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते हो। आर्टिकुलेशन वही है, मतलब क्लैरिटी के साथ कितनी अपनी बात बता रहे हो, है ना। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप अपनी बॉडी को कैसे मूव कर रहे हो, हाउ यू आर यूजिंग योर बॉडी, हाउ यू आर मूविंग योर बॉडी। और पैरा का मतलब क्या हुआ? वही सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आप इस यहां पर जो कुछ किया जा रहा है वो बॉडी के साथ किया जा रहा है, और यहां पर जो कुछ किया जा रहा है वो आपकी स्पीच के साथ या आपकी टोन के साथ किया जा रहा है। यहां पर आप टोन को इंक्रीज करोगे, यहां पर आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, यहां पर टोन को नीचे करोगे, यहां पर हैंड मूवमेंट नीचे करो। पिच वही है कि किस टोन में बोल रहे हो, किस पिच में बोल रहे हो, समझ रहे हो। तो जो चीजें यहां पर वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए की जाती हैं, वर्ड्स को एक मीनिंग देने के लिए की जाती हैं, वही सारी चीजें यहां पर एक बॉडी को मीनिंग देने के लिए की जाती है। किसको? बॉडी को मीनिंग देने के लिए किया जाता है। सो स्पीच है, रेफर, टोन, मॉड्यूलेशन, एक्सेंट, ये सब चीजें पैरा लैंग्वेज का पार्ट बनती हैं। और वहीं पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके गेस्चर्स, आपकी पोजीशन, आपके मूवमेंट, ये सब किसका पार्ट बनते हैं? दे बिकम द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किसका पार्ट बनेंगे ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ, तो बताइए। सिंपल है ना। मतलब वो आपकी पिच के साथ है और ये आप लोगों का बॉडी के साथ है। रेगुलेटर का मतलब होता है स्पीच के लिए हिंट देना, किसी को बताना कि भैया बहुत हो गया, तेरी स्पीच बंद हो जाओ, बस बहुत हो गया, अब और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देना था ह्यूमर। देखो ह्यूमर एक ऐसी चीज है जिसको वो लोग जो ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन ह्यूमर होना चाहिए। जिनसे ह्यूमर क्रिएट नहीं होता उनको लगता है कि ह्यूमर की क्या ही जरूरत है भाई, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। यस और नो। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ह्यूमर, आप खुद सोचिए, आप 4 घंटे का एक लेक्चर सुन रहे हो, 4 घंटे की सपोज करो एक क्लास है, या 2 घंटे की क्लास है। उस पूरे 2 घंटे की क्लास में आपने एक बार भी स्माइल नहीं किया, आपके ट्यूटर ने आपको एक बार भी हंसाया नहीं, आपको लाइट फील नहीं करवाया, तो 4 घंटे बैठ सकते हो आप? नहीं बैठ सकते ना। इंगेजिंग नहीं लगेगा, कनेक्टेड फील नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमर, समझ रहे हो ना, स्माइल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। कोई बंदा जिसकी मातृभाषा आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो हंस रहा है ना तो आपको पता कि भैया ये खुश है ना। मतलब कोई रशियन बंदा है, उसकी भाषा तो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर वो हंस रहा है तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये खुश है भैया, ये हंस रहा है ना। तो ह्यूमर का मतलब है कि आप अपनी
स्पीच में आप अपने लेक्चर में कितना ह्यूमर क्रिएट करते हो, कैसे करते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा 25 मिनट हम ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, समझ ना। कहाँ पर कितना ह्यूमर क्रिएट करना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हंसा ही जा रहे हो, आप कॉमेडी किए जा रहे हो, नहीं। बीच बीच में कभी कभी जहां पर आपको लगता है ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कि अब बच्चे थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, वहां पर यू क्रैक समथिंग, यू क्रैक अ जोक और यू इंसल्ट द स्टूडेंट, है ना, जस्ट लाइक समटाइम्स आई डू विद यू। वो भी तो एक ह्यूमर ही है ना। जैसे मैं बोल दूं कि बेटा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये ह्यूमर है। अब इस बात को आप सीरियसली लोगे या फिर आप सीरियसली ना लो, तो ये ह्यूमर ही तो है। इस वजह से उसके बाद था साइलेंस। साइलेंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मतलब साइलेंस का मतलब क्या हुआ, शांति। जैसे कई बार होता है ना क्लास में अचानक से बहुत सारा शोर मचाने लग जाते हैं बच्चे, तो टीचर एकदम से शांत हो जाता है, साइलेंस क्रिएट कर देता है। जब बच्चे धीरे धीरे देखते अपनी अपनी जगह पे जाना शुरू कर देते, तो साइलेंस भी एक इंपॉर्टेंट टूल है क्लासरूम में कम्युनिकेशन के लिए। और साइलेंस को आप यूज कैसे कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। साइलेंस का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, क्लास में कितनी शांति है, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो साइलेंस की हेल्प से या नहीं, ठीक है। तो साइलेंस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। उसके बाद है पर्सनल अपीयरेंस। आपकी शक्ल सूरत से पता चल जाता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी ने अगर काला कोट पहन रखा है तो आप बोल दोगे कि ये लॉयर है, बोल दोगे कि ये लॉयर है। और अगर किसी ने सफेद कोट पहन रखा है तो आप बोल दोगे कि ये डॉक्टर है ना। इस तरीके से तो आप कपड़ों, जैसे इस फोटो को देखो, अब इस फोटो से अगर इस तरह के बंदे को आपको बोल दिया जाए कि आपको लेक्चर दे इंडिया की इकोनॉमी पे, तो आपको लगता है कि ये देगा? तो देखने में छपरी टाइप लग रहा है, ये तो रैपर वैपर होगा, तो ऐसी कुछ बात है तो मान लेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये वाला बंदा है, अगर ये आप लोगों को फिटनेस पे लेक्चर दे तो आप मान सकते हो कि ये दे देगा फिटनेस पे लेक्चर, बिल्कुल दे देगा भाई, डोले शोले बना रखे हैं बंदे ने, जिम वाले तो होते भी ऐसे हैं तो दे देगा। लेकिन अगर कोई वो बोलते हैं ना, कोई प्रोफेशनल कोई स्पीच देनी है, कोई लेक्चर देना, तो इस तरीके से, समझ लो ना। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सिर्फ कपड़े ही मैटर करते हैं, लेकिन समटाइम्स एटलीस्ट वो ओकेजन क्या है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों को अपने कपड़े, अपना अटायर है डिसाइड करना पड़ता है। यस और नो? नहीं ऐसे तो एयर होस्टेस है, वो भी सूट सलवार पहन के घूमती रहेंगी, देखा कभी उनको सूट सलवार में? नहीं भाई, उनकी एक ड्रेस है, अलग अलग है। इंडिगो में है, एयरलाइंस, एयर इंडिया में चले जाओ, विस्तारा में चले जाओ, उनका एक, क्योंकि वो एक प्रोफेशन का पार्ट है, वो प्रोफेशन का पार्ट है, उनकी एक यूनिफॉर्म है, उनको वो यूनिफॉर्म वियर करनी पड़ती है, वो सर पे टोपी सी लगा के रखनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये पर्सनल अपीयरेंस है। तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस से ये पता चल जाता है, आपकी पर्सनल अपीयरेंस से बहुत सारे मैसेज है वो कन्वे हो जाते हैं। ये पता चल जाता है कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसका हिस्सा बनती हैं, ठीक है। तो ये, उसके बाद है सिंबल्स। सिंबल्स यूज करते हो जैसे विजुअल्स होते हैं। अब देख रहे हो, ये ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए होते हैं, लाल बत्ती होगी, हरी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप रुकते हो, या एरोज बने हुए होते हैं, इधर चले जाओ, इधर स्कूल है, धीरे चलो, है ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी, तो ये विजुअल्स हो गए आप लोगों के, डेंजर के साइन हो गए, वो ऐसा होता है, कैसा है, 420 का करंट लग जाएगा, है ना। वो तुम्हारी जैसी शक्ल बना के ऐसे साथ में 2 हड्डियां बना दी जाती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। बीच में तुम्हारी फोटो लगी होती है, साइड पे 2 हड्डियां लगा रखी होती हैं, और बोला जाता है 420 वोल्ट का करंट है, दूर रही हो यहाँ से, है ना। तो वो डेंजरस लिखा हुआ होता है साथ में। तो कार्य प्रगति पे है, नो पार्किंग, है ना। तो ये सब चीजें भी आपकी विजुअल एड्स का ही पार्ट बन जाती है। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशंस। ये देख लो, अब इसको, ये पहले एक छोरे के एक्सप्रेशन देखे थे, अब एक छोरी के एक्सप्रेशन देख लो।
ये यहाँ पर खुश है, यहाँ पर ये स्केप्टिकल हो गई है, यहाँ पर बेचारी दुखी हो गई है, यहाँ पर शॉक हो गई है, यहाँ पर इसको इसके चेहरे पे स्माइल आ गई है, यहाँ पर एकदम से दुखी हुई बैठी है? तो सो ये सारी चीजें क्या है, ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कल इसके मॉडल्स, नेटवर्क्स और ट्रेडिशंस पे, कल तो नहीं होगी क्लास, आई थिंक मंडे को है, मंडे को मिलेंगे। आज मैं इसकी हिंदी की पीडीएफ है जो चारों की चारों आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं हिंदी वाली पीडीएफ कल संडे है ना, कल तक जितनी भी हो चुकी हैं क्लासेस सारी दे दूंगा, 2 घंटे बैठूंगा